हमारा अगला टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल में ऊष्मीय क्षमता, थर्मल कैपेसिटी। जिस प्रकार हम लोगों ने कल पढ़ा था ऊष्मीय गुणों के बारे में, तो यह भी ऊष्मीय गुण का एक प्रकार है ऊष्मीय क्षमता। तो इसके अंतर्गत है कि किसी पिंड की ऊष्मीय क्षमता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मतलब किसी भी पिंड का तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और उसकी संगति कुछ भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी ऊष्मीय क्षमता। जिस प्रकार कल हम पढ़े थे विशिष्ट ऊष्मा को कि हम एक पिंड का जिसका कि द्रव्यमान 1 ग्राम था, इसको गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमको आवश्यकता पड़ती थी। तो इसी वजह से इसको हम कहते थे विशिष्ट ऊष्मा। मतलब 1 ग्राम के पिंड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा प्रदान करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा उस पिंड की। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय क्षमता, मीन्स किसी भी पिंड को ऊष्मीय क्षमता प्रदान करने के लिए हमें उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा और यह उसके अंदर की क्षमता होती है जिससे कि उसके अंदर गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी। तो किसी पिंड की ऊष्मीय क्षमता ऊष्मा की वह मात्रा है जो पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मात्रक, इसका मात्रक कैलोरी, इसका मात्रक कैलोरी होता है। किसी पिंड की ऊष्मीय क्षमता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है और इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी में मापा जाता है। यदि किसी पिंड की संहति, यदि किसी पिंड की संहति को हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान m ग्राम है, विशिष्ट ऊष्मा यस कैलोरी है। तो पिंड की ऊष्मीय क्षमता बराबर m.s कैलोरी। इसे हम कह सकते हैं कि किसी पिंड की ऊष्मीय क्षमता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है और इसका मात्रक हम कैलोरी में मापते हैं। तो यदि किसी पिंड का द्रव्यमान या संहति यम ग्राम माना गया है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा यस, यहाँ पर यस जो दिखा रहे हैं यह उसका एक सिंबल है, तो उस पिंड की ऊष्मीय क्षमता m.s मीन्स मास इनटू विशिष्ट ऊष्मा, और उसको हम मेजर करेंगे कैलोरी में। जिस प्रकार से कल हम 1 ग्राम के पिंड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक
गर्म कर रहे थे। 1 ग्राम के पिंड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करेंगे तो वह उसकी कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मा। उसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी पिंड के तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक हमको ऊष्मीय मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, यह कहलाती है उसकी ऊष्मीय क्षमता। अगली चीज है ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, द फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता, इसे पढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब यह हुआ कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके सूक्ष्म गुणों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, ऊष्मीय चालकता कहलाता है। मीन्स हीट का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसे हम लोग कहेंगे ऊष्मीय चालकता। जैसे एक हम यहाँ पे शाफ्ट ले रहे थे, इस पॉइंट पर अगर हम इसको हीट करेंगे, मीन्स पॉइंट A1 और यह पॉइंट A2, तो यह हीट होके जो हीट फ्लो होगा वो हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा और थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी हमारा गर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो गया। तो धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके सूक्ष्म गुणों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, ऊष्मीय चालकता कहलाता है। ऊष्मीय चालकता कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके सूक्ष्म गुणों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, वह उसकी ऊष्मीय चालकता कहलाता है। चालकता को हम यहाँ पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, और यहाँ पर ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वो हाई से लो की ओर हो रहा है, मतलब उच्च तापमान से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ऊष्मीय चालकता को कैपिटल के अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहां इसका मात्रक K कैलोरी
पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर सेकेंड होता है। आप देख सकते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके सूक्ष्म कणों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा, वह ऊष्मा चालकता कहलाएगा। इसको कैपिटल के अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर सेकेंड होता है। अब इसके लिए जो सूत्र ज्ञात करते हैं, सूत्र Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यहां पर हम दिखाना चाहते हैं कि यह एक ऑपरेटर है, यक्स एक ऑपरेटर है और टी एक सेकेंड है। तो यहां पर हमेशा जो परिवर्तन होगा वो ऊपर वाले केस में होगा, हमेशा नीचे के जो डिनोमिनेटर होता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। तो जो परिवर्तन हम देखेंगे वह इस समय इस टेम्परेचर में ही परिवर्तन हम देखेंगे, न कि इसमें। ठीक, ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है इसके सापेक्ष में। तो इसी नाते इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। जो यक्स हमारा है यहाँ पर वो ऑपरेटर का काम कर रहा है, और ऊपर वाला जो है जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में, यह हमेशा परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पर dt की जगह dp हो जाए, प्रेशर के लिए हो सकता है, फिर आपका बल के लिए हो सकता है, तो यह परिवर्तित हो सकता है। लेकिन x जो है वो आपका फिक्स रहेगा और वही आपका ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पर जो Q है, Q इज इक्वल टू ऊष्मा प्रवाह की मात्रा, ऊष्मा प्रवाह की मात्रा W। K इज इक्वल टू धातु की ऊष्मा चालकता, धातु की ऊष्मा चालकता। ठीक, A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू वह क्षेत्रफल, वह क्षेत्र जिसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है। dt मीन्स तापमान में अंतर, तापमान में अंतर, इसे पढ़ते हैं केल्विन। और dx बराबर धातु की मोटाई। तो आप देख सकते हैं कि Q जो है, Q आपका ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है, और K आपका धातु की ऊष्मा चालकता, A आपका क्षेत्रफल जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, dt मीन्स तापमान में अंतर, और dx मीन्स धातु की मोटाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर माइनस क्यों रखा गया है, इसके पीछे यहाँ पे निश्चित ऋण क्यों रखा गया। तो हम ये सभी लोग जानते भी हैं कि जो भी कार्य किया जाता है अगर वह निकाय पर किया जाएगा तो वो हमेशा जो उस कार्य होगा वो निगेटिव होगा, लेकिन अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो हमेशा जो कार्य डेवलप होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह इसी बेसिस पर होता है कि किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा या निकाय के ऊपर। अगर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन होगा तो वहां पर ऊष्मा का प्रवाह हमेशा निगेटिव होगा। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वहां पर ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो पॉजिटिव होगा।
अगला टॉपिक है ऊष्मीय श्रांति। थर्मल फटीग। वह यांत्रिक प्रभाव में मैकेनिकल इफेक्ट जो धातु खंड को बार बार गरम या ठंडा करने पर ऊष्मीय प्रतिबलों के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण कई बार पदार्थ असफल हो जाता है। देखिए यहां पर अब हम इसको डेवलप कर रहे हैं कि थर्मल स्ट्रेस के कारण धातु खंड बार बार क्या हो रहा है, गर्म या ठंडा हो रहा है, और जिसके कारण वहां पर ऊष्मीय प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। तो धातु खंड को बार बार गर्म या ठंडा करने पर ऊष्मीय प्रतिबल के कारण उत्पन्न होता है। तो गर्म बार बार उसको हम टेम्परेचर चेंज होने पे वो गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो इस बेसिस पर उसके अंदर ऊष्मीय प्रतिबल उत्पन्न हो जा रहा है, और जिसके कारण पदार्थ कई बार टूटने की स्थिति में भी चला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि धातु खंड को बार बार न ठंडा या गर्म करके एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म करें या ठंडा करें, जिससे कि उसका कार्य हमेशा चलता रहे और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टूट फूट उत्पन्न न हो। यह कहलाता है ऊष्मीय श्रांति, थर्मल फटीग। अगला है ऊष्मीय प्रतिबल। ऊष्मीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस। यदि किसी धातु की छड़ को दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़कर उसके तापमान में वृद्धि की जाए तो उसमें ऊष्मीय प्रतिबल पैदा हो जाता है। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक छड़ है और उसके दोनों सिरों को हम फिक्स कर दें। फिक्स करने के बाद उसको हम गर्म करें, तो गर्म जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस या प्रतिबल डेवलप हो जाता है, जिससे कि कल हम पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी धातु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि उत्पन्न हो जाती है, और जिससे हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो जब हम उसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे तो उसके लंबाई में वृद्धि होगी, और यही कहलाता है तापमान में अंतर। जब उसके तापमान को बढ़ाते चले जाएंगे तो उसी प्रकार से उसकी लंबाई में भी वृद्धि हम ज्ञात करते हैं। तो किसी धातु को यदि किसी धातु की छड़ को दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़कर
उसके तापमान में वृद्धि की जाए तो उसमें ऊष्मीय प्रतिबल पैदा हो जाता है। माना किसी धातु की छड़ का प्रारंभिक तापमान बराबर T1, L T1, फिर अंतिम तापमान T2, तापमान T2 पर अंतिम लंबाई L T2। तो लंबाई में विकृति, जिसे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन, विकृति इज इक्वल टू L T2 माइनस L T1 अपॉन L T1, जहां पर L आपकी लंबाई में वृद्धि, T2 आपका अंतिम तापमान है, फिर यहाँ पर लंबाई वृद्धि और T1 आपका प्रारंभिक तापमान है। तो यहाँ पर हम लंबाई में विकृति याद करेंगे L T2 माइनस L T1 अपान L T1, प्रारंभिक माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक तापमान और लंबाई। तो ऊष्मीय विकृति बराबर ऊष्मीय विकृति बराबर अल्फा dt, अल्फा dt मीन्स टेम्परेचर में परिवर्तन, तो यहां पर होगा T2 माइनस T1। तो ऊष्मीय प्रतिबल सिग्मा थर्मल बराबर E dt, E इज इक्वल टू यंग प्रत्यास्था। तो उसमें प्रतिबल थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू dt। नेक्स्ट वन इज ऊष्मीय झटके, थर्मल स्ट्रेस। ऊष्मीय
झटके, थर्मल स्ट्रेस। जब किसी पदार्थ का तापमान अचानक कम या अधिक हो जाता है, तो उस समय उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय झटके कहलाता है। जब किसी पदार्थ का तापमान अचानक तत्काल से कम या अधिक हो जाता है, तो उस समय उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय झटके कहलाता है। एक परफेक्ट एग्जांपल इसका है, हम गाड़ी चलाते रहते हैं और अचानक ही हम ब्रेक लगा देते हैं, तो हमारे स्थिति में क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। एक बार हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगा दें, तो हमारी जो गति होगी वो 60 से घट के 40 या 20 पर आ जाएगी। हो सकता है वो 0 पर भी आ जाए, गाड़ी बंद हो जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अचानक से परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा जो उदाहरण है वो वेग में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है वो थर्मल ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। तो ऊष्मा में परिवर्तन का मतलब कि एक समय आपका तापमान 104 डिग्री सेंटीग्रेड है और तत्काल में ही आपकी बॉडी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो आप देखेंगे उसमें परिवर्तन हो जाएगा और अंतर पैदा हो जाएगा। उसी अंतर के वजह से यहाँ पर झटके महसूस किए जाते हैं, और ये झटके जो होंगे वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होंगे। एक पैक से टेम्परेचर का बढ़ना 100 डिग्री से 20 डिग्री पर आ जाना, तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होगा, जैसे आपका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तत्काल में कुछ देर बाद आपका तापमान हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर जो हम अंतर देख रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड का, यही हमारा कहलाएगा ऊष्मीय झटका। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा कहलाएगा ऊष्मीय झटका, क्योंकि मैक्सिमम से मिनिमम पर आ गए और यह उसके झटके का क्या रहेगा, एक लेवल रहेगा। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमान का एक ऊष्मीय झटका कहलाएगा। तो सेम कंडीशन कि जब भी हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उसको अचानक से या तत्काल में नहीं करते, उसको धीरे धीरे उसके टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते फिर धीरे धीरे घटाते हैं। अगर हम तत्काल में एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तत्काल बढ़ते चले जाए, तो वहां पर हमको जो उत्पन्न होगा वो ऊष्मीय झटका होगा, और इसको अपने हम थर्मल प्रॉपर्टीज के अनुसार कहते हैं ऊष्मीय झटके। तो ये सारे हमारे जो गुण थे वो ऊष्मा से रिलेटेड ऊष्मीय गुणों के अंतर्गत थे। तो ये हमारे ऊष्मीय गुण का सारा चैप्टर खत्म। अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी।
सबसे इसमें पहला रासायनिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट है आपका संक्षारण। संक्षारण प्रतिरोध, इसे पढ़ते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। हम सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि संक्षारण होती क्या चीज है। संक्षारण का मतलब जब लोहे का संपर्क हम पानी में लाते हैं तो वहां पर उसमें धीरे धीरे जंग लगने की प्रक्रिया हो जाती है और उसी जंग लगने के कारण उसके जो एलिमेंट्स या तत्व होते हैं उस जगह से खत्म होने लगते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कोरोजन। और यहाँ पर मतलब है प्रतिरोध का, मतलब उसको रोकने के लिए या उसके विरोध में हम जिस भी चीज को रखेंगे वो कहलाएगा प्रतिरोध। मतलब कोई कार्य हो रहा है और उसमें अगर हम विरोध करेंगे या अवरोध डालेंगे तो वो होता है प्रतिरोध। और यहाँ पर संक्षारण का मतलब जंग लगना, शुद्ध भाषा में जंग लगना, और यहाँ प्रतिरोध मतलब जंग लगने की प्रक्रिया का विरोध करने वाला संक्षारण प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको अगर हम अपने मटेरियल साइंस की भाषा में बताएं तो वातावरण में मौजूद वायु के प्रभाव से किसी धातु अथवा मिश्र धातु का धीरे धीरे क्षय हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। वातावरण में मौजूद वायु के प्रभाव से मीन्स एयर के, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। धातु मीन्स मेटल अथवा मिश्र धातु मीन्स अलॉय मेटल्स का धीरे धीरे क्षय, क्षय का मतलब होता है खत्म होना, क्षय का मतलब होता है अपने टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं इसे इंग्लिश में डीके, DECAY, इसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में क्षय। क्षय का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं डीके, कि एक अपने पॉइंट से वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। उदाहरण है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को हिंदी में हम कहते हैं बेदाग इस्पात। और रही बात इस्पात, इस्पात क्या चीज होती है, लग गया तो इसको भी हम जानते हैं कि इस्पात, हम स्टील को क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, स्टेनलेस स्टील। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि स्टील होती क्या चीज है। स्टील भी एक प्रकार का लोहा है, हम लोहा स्टील को भी कहेंगे, और लोहा हम कास्ट आयरन और पिग आयरन को भी कहते हैं, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, और उसी तरीके से स्टील भी एक लोहा है। लेकिन इसका नाम स्टील इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अन्य प्रकार के लोहों, अन्य प्रकार के अशुद्धियों के हटाने की क्रिया के द्वारा इसका नाम स्टील पड़ा। मीन्स स्टील जो होता है ये पूरा प्योर माना जाता है। प्योर का मतलब हुआ कि इसमें अशुद्धियों की मात्रा, इम्प्यूरिटीज 0.5% होती है बस। अशुद्धियों की मात्रा 0.5%। इसका मतलब क्या हुआ, 99.5% ये क्या होता है, शुद्ध माना जाता है। इसी शुद्धता के कारण इसको हम स्टील कहते हैं। और इसको दूसरी भाषा में एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं शुद्ध लोहा, मीन्स प्योर आयरन। तो स्टील का दूसरा नाम है प्योर आयरन, शुद्ध लोहा कहते हैं। यह भी लोहा है लेकिन अन्य लोहों की तुलना में अशुद्धियां इसमें कम होती जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल एक और हम दे सकते हैं कि पिटवा लोहा, जिसे हम लोग कहते हैं पिग आयरन, फिर आपका ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। तो इन सभी लोहों में कुछ न कुछ प्रकार की अशुद्धियां मौजूद होती हैं, और इन अशुद्धियों को परत दर परत फिल्टर करते करते हम स्टील तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हम स्टील तक पहुंचते हैं तो हमारे अशुद्धियां घटते 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 0.5 हो जाती है। मीन्स 99% आपका क्या रहेगा, शुद्ध लोहा आपका प्राप्त होगा, और उसी शुद्ध लोहे के कारण यह प्योर हो जाता है। तो हम इस्पात भी एक लोहा है, लेकिन अशुद्धियों को खत्म करते करते, उनके अंदर के सारे इम्प्यूरिटीज को हटाते हटाते, फिल्टर करते करते हमें एक शुद्ध लोहा प्राप्त हुआ, और वह स्टील कहलाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में संक्षारण प्रतिरोधकता का गुण लाने के लिए निकेल क्रोमियम के तत्व मिलाए जाते हैं। निकेल मीन्स Ni और क्रोमियम मीन्स Cr।
संक्षारण प्रतिरोधकता। तो संक्षारण प्रतिरोधकता का मतलब यह हुआ कि यहां पर संक्षारण को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। आजकल मार्केट में आप कोई भी सामान अगर लेने जाते हैं, किसी जैसे आप रेलिंग बनवा रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि लोहे का ना बनवा के इनको स्टील का बनवाए, और स्टील लोहे की तुलना में थोड़ी महंगी होती है। तो लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि स्टील क्या है, लोहा है कि वो अलग ही कोई मटेरियल है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, स्टील भी एक लोहा ही होता है, बस शुद्ध होने के कारण उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है, और इसी वजह से मार्केट में उसकी मूल्य क्या होता है, अधिक माना जाता है, और उसके ऊपर संक्षारण प्रतिरोधकता का क्या होता है, काम कम किया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वातावरण में मौजूद वायु के प्रभाव किसी धातु अथवा मिश्र धातु, धातु का मीन्स मेटल और मिश्र धातु का मीन्स एलॉय मेटल का धीरे धीरे क्षय मीन्स डिके हो जाना ही संक्षारण कहलाता है, कोरोजन। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि वातावरण में मौजूद वायु के प्रभाव से किसी धातु अथवा मिश्र धातु का धीरे धीरे खत्म हो जाना संक्षारण कहलाता है। तो ये इसमें एक चीज और है कि वातावरण का प्रभाव, वातावरण में आपके हवा भी है, वातावरण में पानी भी है, वातावरण में गैसें भी है। तो जब पानी के संपर्क में कोई भी लोहे को हम लाते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्टेमिना, उसकी स्ट्रेंथ, सामर्थ्य धीरे खत्म होने लगती है, और आप देखे होंगे धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने की प्रक्रिया ही संक्षारण होती है। लेकिन हम उसको खत्म कर रहे हैं अपने इस मटेरियल साइंस में, कि संक्षारण जितना ज्यादा लगेगा हमारा मटेरियल उतना जल्दी ही खराब या क्षय या खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ विरोध करना या अवरोध करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक गुणों के आधार पर उसके अंदर के संक्षारण को कम करेंगे। जिस प्रकार से हम इससे पहले चैप्टर में हम ऊष्मा का प्रयोग करके हम उसके अंदर की अशुद्धियों को खत्म कर रहे थे, उससे पहले विद्युत का प्रयोग करके उस अशुद्धियों को खत्म कर रहे थे, उसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके उसके अंदर की अशुद्धियों को खत्म करेंगे, और यहाँ पर अशुद्धि जो है वो हमारा संक्षारण है। तो उदाहरण के लिए बेदाग इस्पात में संक्षारण प्रतिरोधकता का गुण लाने के लिए उसमें निकिल, एक धातु है निकिल, Ni+Cr, निकिल और क्रोमियम को जब हम मिलाएंगे तो हमें स्टेनलेस स्टील से कोरोजन का जो भी गुण रहेगा वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अगला आपका टॉपिक है परमाणु भार, जो कि रासायनिक गुणों के अंतर्गत ही ज्ञात किया जाता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है
जो यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार के समानुपाती होता है और यह किसी भी मात्रक में प्रयोग में लाया नहीं जाता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हाई स्कूल इंटर में भी। एटॉमिक वेट जो कि हम केमिकल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। और H2 का परमाणु भार हम लेते हैं 1। उसी के नीचे किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार के समानुपाती होता है। जैसे H2 का परमाणु भार हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है।